हमने क्या किया था, ब्लूजे स्टार्ट कर रखा था। हाँ, यहाँ पे लिखने वाले थे, तब तक कनेक्शन कट गया। ठीक है, कोई नहीं। क्लास प्रोजेक्ट, ट्वेल्थ प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा है? क्लास 12 प्रोग्राम्स। ठीक है, हैं बच्चे कुछ हमारे पास हाई स्कूल के बच्चे हो गए हैं। ठीक है शशांक, आप कितने बच्चे हो? हाई स्कूल के 3 बच्चे हो गए हैं अभी, और उसमें एक्सटेंशन चाहिए। अगर सब कोई, 10th वाले? हाँ 10th वाले, अगर कोई मिले तो उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो पढ़ें। हम्म। बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। खास तौर पे गर्ल्स ज़्यादा बेटर हैं हमारे देखने में। लड़कों में बहुत हम्म। कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं। क्या कर सकते हैं। ठीक है, न्यू क्लास। ब्लूजे में हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम रखेंगे हम स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सबसे बढ़िया है, समझने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है स्टूडेंट। एक क्लास हमने बनाया स्टूडेंट के नाम से, और एक क्लास हम बनाते हैं यहाँ पे ऐप के नाम से। ठीक है, ए डबल पी ऐप। कुछ स्लो चल रहा है हमें लग रहा है। एक्चुअली ये लैपटॉप चलता रहता है तो अच्छा चलता है, इसको बंद कर दिया जाए तो इसकी स्पीड से स्लो हो जाती है। एक तो ये हमारे सिस्टम पे लोड कुछ ज़्यादा है, इसका प्रोसेसर कम है, इसका रैम कम है, ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं इसको। थोड़ा सा क्लीन कर लें। कितना काम करता रहेगा। ठीक है, हमने 2 क्लासेस बना रखी हैं, एक स्टूडेंट के नाम से क्लास बना रखा है और एक ऐप के नाम से क्लास बना रखा है। ये दोनों की खासियत क्या है? जो स्टूडेंट क्लास है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है। मतलब ये हो गया कि इसका काम है कि यह बनाएगा ऑब्जेक्ट्स, और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, डेटा स्टोर करके रखेंगे। ये स्टूडेंट है, मतलब इसका बिहेवियर कुछ अलग टाइप का है। और एक हमने बनाया ऐप के नाम से, इसका काम क्या होगा, इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, कुछ काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं, सपोज हमारा एप्लीकेशन एक कॉलेज मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर वो कोड होंगे जिसमें कि किसी स्टूडेंट को ऐड किया जाए, किसी स्टूडेंट को ऐड किया जाए, किसी स्टूडेंट को डिलीट किया जाए, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाए। ठीक है, बस। तो ये ऐप जो है, इसका यूज हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। और स्टूडेंट का यूज किस लिए कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, 2 टाइप के क्लासेस क्लियर हैं, डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, कनेक्शन तो है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है कनेक्शन है। ठीक है, ओके। तो जो हमने ब्लूजे में क्लास बनाया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यह एक क्लास बना देता है। क्लास बनाता है, उसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल, मतलब एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, दिखा देता है। ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको प्राइवेट है। फिर कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर इस प्राइवेट वेरिएबल को, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाए। उसके बाद एक सैंपल मेथड बना करके दे देता है। यह इन्होंने शो करा दिया। और ये जो भी इन्होंने शो कराया है, अगर हम इसको यहाँ से देखना चाहें, ये सोर्स कोड है और यहाँ मिल जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार हमने ब्लूजे पे काम किया है, ब्लूजे पे काफ़ी कुछ दिखाया है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है एक्चुअल में, जो क्लास हमने बनाया उसका ये क्या है,
हम ये कह सकते हैं प्रोटोटाइप, ऐसा कह सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, स्टूडेंट। इसका मतलब ये स्टूडेंट जो है वो किस टाइप का है, वो पब्लिक टाइप का है, और यह एक्सटेंड करता है किसको, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट जो है एक पेरेंट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पेरेंट क्लास है, जो सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके पास कुछ मेथड्स होते हैं, इसके पास कुछ मेथड्स होते हैं, और वो जो मेथड्स होते हैं वो सभी चाइल्ड क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तो यही कहता है कि अगर किसी क्लास को किसी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो उसकी वेरिएबल्स, मतलब हाँ, उसके प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर दोनों के दोनों क्या होते हैं, दूसरी क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में विजिबल हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख करके एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमने क्लास में जितने कंस्ट्रक्टर बनाए होंगे उन कंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। हमने जिन्हें मेथड्स बनाए होंगे, ऑल मेथड्स यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसमें से अगर इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो जो इंस्टेंस मेथड होगा सिर्फ वही दिखेगा, और कंक्रीट मेथड पे क्लिक करेंगे तो जो कंक्रीट मेथड होगा सिर्फ वही दिखेगा। कंक्रीट मेथड क्या होता है, अब मेथड की बारी है तो ऐसे दो टाइप के दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को देखें तो हमें गटर सेटर समझने में आसानी होगी। तो इसको भी हम शो करा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, और वॉइड ले लेते हैं, और सैंपल मेथड, सैंपल मेथड मेथड बनाते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है। हमने इसकी बॉडी बनाई नहीं, यहाँ पे बॉडी हमने बनाई नहीं। क्या बोल रहा है, मिसिंग मेथड बॉडी, इसकी बॉडी ही नहीं है। अब क्या कह रहा है कि मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट। इसका कहने का मतलब है इसकी बॉडी जो है वो मिसिंग है। अगर बॉडी मिसिंग है तो इसको क्या बनाइए, इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाइए, अब्स्ट्रैक्ट बनाइए। ठीक है। अब हम इसको जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट, जो स्टूडेंट क्लास है वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड सैंपल। तो ये कह रहा है कि जो सैंपल मेथड है हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो हमें उस क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। अब ये सही है। और जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसके अंदर दोनों मेथड्स हो सकते हैं। कैसे, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और कंक्रीट मेथड भी हो सकता है। कंक्रीट मेथड का मतलब जिसकी बॉडी दी गई हो, जिसको डिफाइन किया गया हो। दो वर्ड है, एक डिक्लेयर और एक डिफाइन। डिक्लेयर का मतलब हो गया ये इसको डिक्लेयर करना बोलते हैं कि हमने बता दिया कि इस नेम का मेथड है, इतने पैरामीटर लेगा, और उसका रिटर्न टाइप क्या है और उसकी विजिबिलिटी क्या है, मतलब एक्सेस मॉडिफायर। ये चीज़ें कहलाता है डिक्लेरेशन। अगर हम उसकी बॉडी लिख देते हैं तो इसका मतलब हमने उस मेथड को डिफाइन कर दिया, मतलब हमने बता दिया कि वह मेथड क्या करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि नाम से तो नहीं पता चलता ना कि वो क्या करेगा। फिलहाल नाम तो रखे जाते हैं कुछ इस तरीके से जो उसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। तो इसके अंदर जो कोड लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब यहाँ पर हम ऐड लिख लिख करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि वो ऐड करेगा, वो तो मल्टीप्लाई ही करेगा जो कोड लिखा होगा। यानी हम उसका कोड अगर डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब हमने मेथड को डिफाइन कर दिया, मीन्स यह मेथड कहलाता है कंक्रीट। देखते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। हमने इसलिए बताया ताकि हम खुद से इन चीज़ों को चेक कर सकें और देख सकें। ये रहा चीज़। अभी क्या बोला है, ऑल मेथड्स, कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं, जिसमें से मॉडिफायर एंड टाइप दिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सैंपल मेथड है, और ये इंट टाइप का है सैंपल मेथड, इसके अंदर इंट आर्गुमेंट पास हो रहा है। डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे आते हैं, इंस्टेंस मेथड है, दोनों के दोनों इंस्टेंस मेथड है। क्यों, क्योंकि अगर स्टैटिक होता तो स्टैटिक की कैटेगरी में आता, अभी उसको भी दिखाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में केवल ओनली वन मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। और कंक्रीट मेथड कौन सा है, जिसकी हमने बॉडी डिफाइन कर रखी है। ठीक है।
स्टैटिक मेथड की बात करें अगर, हम मेन मेथड को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेन मेथड को डिफाइन करते हैं, क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग एरे ARGS हमने इसको लिख दिया। फिर से इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, ये चेंज है। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड भी इंक्लूड हो गया। यानी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाए, अगर कभी प्रोग्राम बनाया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन को जरूर चेक किया जाए। और कुछ चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है कि मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। कितने मेथड्स हैं, एक क्लोन है, इक्वल्स है, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मेथड इसमें मिसिंग है। टोटल 11 मेथड्स होते हैं। एक है फाइनलाइज के नाम से, ठीक है, एक मेथड क्या है, फाइनलाइज के नाम से मेथड है इसके पास, बट वो अवेलेबल नहीं है इसके पास, ठीक है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जैसे अगर कोई मेथड फाइनल है, फाइनल टाइप का मेथड है, तो वह चाइल्ड क्लासेस में विजिबल नहीं होता, मतलब वो ओवरराइड नहीं होता, ठीक है, ऐसा है। शायद शायद ये ऐसी कंसेप्ट होंगे, या तो उसको प्राइवेट रखा गया होगा, लेकिन प्राइवेट रखेंगे तो फिर उसको यूज कैसे कर पाएंगे, प्राइवेट नहीं होगा। हम देख लेते हैं, एक बार के देख लेंगे तो वो कंफर्म भी हो जाएगा हमारे लिए कि वो जो मेथड है वो क्या है। तो ये है, पहले हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ था, अभी भी हम भेज देते हैं, हो सकता हो कभी ज़रूरत पड़ जाए इन फ्यूचर, ठीक है, इसको हम भेज देते हैं, ये बड़े काम की चीज़ है। JDK 1.8 जावा का जो 8 वर्जन है उसका ये API डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसके अंदर हम देखना चाहेंगे जावा डॉट लैंग पैकेज, लैंग पैकेज को चेक करेंगे। इसके अंदर क्लासेस जो हैं वो यहाँ आएंगी, इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं। किसी भी पैकेज के अंदर इंटरफेसेस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, एनम्स हो सकते हैं, फिर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, और एनोटेशन हो सकते हैं, ठीक है, एनोटेशन भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्लास, स्पेलिंग ओ से है, ये रहा ऑब्जेक्ट क्लास। जो भी इसके पास है ऑब्जेक्ट क्लास है, इसके पास एक सिंगल कंस्ट्रक्टर है, सिंगल कंस्ट्रक्टर है, और कितने मेथड्स हैं टोटल, एक क्लोन मेथड है जो कि प्रोटेक्टेड है, और एक फुल फाइनलाइज जो है ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जैसे ये है प्रोटेक्टेड, इसको भी नहीं दिखना चाहिए था वहाँ पे, होगा कोई कारण है, उन्होंने लिख दिया होगा, या तो ये ऑटोमेटिक उठाया हुआ कहीं से लाया है, हमें आइडिया नहीं चल रहा इसका, क्योंकि ये दोनों के दोनों नहीं दिखना चाहिए, ये प्रोटेक्टेड है ना। प्रोटेक्टेड मेंबर कहाँ दिखते हैं, ओनली चाइल्ड क्लासेस में, चाइल्ड क्लासेस में दिखते हैं, और वो भी एक्सेस किसके होते हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था इस चीज़ को, ठीक है, ओके। तो ये रहा इसका एक डॉक्यूमेंटेशन, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको देखा जा सकता है। हम लोग चलते हैं अपने टास्क पे जो हम करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर गेटर व सेटर क्या हैं और क्यों यूज हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे कंसेप्ट लाए गए। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को हटाएंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम खुद से लिखेंगे, और इस अब्स्ट्रैक्ट को भी हटाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट को हटाएंगे, एक नॉर्मल क्लास बनाएंगे, ठीक, देखते हैं। तो जिस तरीके से हमने नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। इसका एक काम करते हैं, ऐसे लिख लें, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। कौन कौन से मेंबर वेरिएबल्स बनाते हैं, तो प्राइवेट एक ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, और एक और बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एज ले लेते हैं, इसकी दो चीज़ें ले लेते हैं, नेम और एक एज, सॉरी इसको इंट बना लेते हैं,
अब क्या करना होगा, अगर हमने इनको प्राइवेट बनाया है इसका मतलब कि ये वेरिएबल्स आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। तो फिर इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, बनाने से लाभ क्या है, इसके अंदर वैल्यू आएगी कैसे। तो इसके पास वैल्यू आती है दो तरीके से। एक तो हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लें, कंस्ट्रक्टर बनाएं। एक तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है, लेकिन हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। तो पब्लिक स्टूडेंट स्टूडेंट इस तरीके से हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, एक बार के लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करें तो इसके पास कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज बना दें इसको, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, ये हो गया। इसका काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बने तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को क्या करे, वो इनिशियलाइज करे। मेन काम इसका ये। ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसका है, न्यू कीवर्ड का। न्यू कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके पास जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यू कौन असाइन करेगा, कंस्ट्रक्टर करेगा। क्लियर, तो कैसे करेगा, तो देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट नेम लिख दें, नेम इक्वल्स टू नेम, तो ये दोनों के दोनों नेम वेरिएबल जो हैं वो किसको रेफर करेंगे, वो लोकल को रेफर करेंगे। कहने का मतलब हो गया इसको रेफर करेंगे। मीन्स यह नेम जो है यह भी इसी को रेफर कर रहा है और यह नेम जो है इसी को रेफर कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो नेम है वह इसको रेफर करने लगे। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि हम यहाँ पे किसका यूज करें, दिस का यूज करें। कंपाइलर तो दिस, हमारे लिए कंपाइलर दिस को लगाता है, लेकिन कब लगाता है, जब उसे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपाइलर अपने आप से दिस को इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको नेम नाम से वेरिएबल लोकल में मिल रहा है, इसी स्कोप में मिल रहा है, तो डायरेक्ट उसको यूज कर लेगा। एरर आ जाएगा ना। नहीं, अभी एरर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर एरर आएगा तो दिखा देगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, एरर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हो क्या क्या रहा है, होगा? सही है, ये कोड सही है। बस प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस नेम के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू नहीं जाएगी, उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं होगी। अभी हम इसको टेस्ट करा देंगे। ठीक है, अभी हम इसको हटा करके भी हम टेस्ट करा देंगे। तो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा दिस, क्योंकि कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर यही किसी दूसरे मेथड में होता ना तो ऑटोमेटिक कंपाइलर ऐड कर देता, अगर उसको कोई प्रॉब्लम, अगर यह नेम ना होकर के नेम वन होता, यहाँ पे नेम वन होता और फिर हम यहाँ पे नेम वन यूज करते और यहाँ से दिस को हटा देते, तो कंपाइलर हमारे लिए लगा देता है इसमें दिस, बाइट कोड में ये दिस लगा हुआ आता है, ऐसा है। लेकिन नेम सेम था, अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर तो ये समझ गया ना कि हमने क्या किया है, इसी नेम के अंदर इसी नेम की वैल्यू को स्टोर करा दिया, असाइन कर दिया। कंपाइलर ये थोड़ा कहेगा कि ये नेम आपने इस पर्पज से लिखा है, क्योंकि उसको क्या पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। कंपाइलर को नहीं पता ना हमारे मन में क्या चल रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि इस नाम का वेरिएबल इसके स्कोप में है कि नहीं है। तो है, बिल्कुल है, इसका मतलब सही है। अगर यहाँ नहीं मिलता तब ये समझता कि ये जरूर इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन अगर इसके स्कोप में मिलता है इसका मतलब ये तो लोकल है। तो ऐसे केस में प्रोग्रामर को मैनुअली यह बात बताना पड़ता है कि नहीं भाई ये इंस्टेंस है, इसको इंस्टेंस वेरिएबल मानना है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वह ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, और दिस जो है वह करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है उसके पास। ये चीज़ भी वेरीफाई कर देंगे। तो दिस डॉट नेम हमने यूज कर लिया, और फिर हम यूज करेंगे दिस डॉट एज। ये एक बेनिफिट है, हमने क्या किया, दो ही वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। अगर देखा जाए नेम के अकॉर्डिंग तो दो वेरिएबल हैं, एक नेम के नाम से है, एक एज के नाम से है, बाकी और कोई वेरिएबल नहीं है।
भले ये 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो रहे हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स के नेम की बात करें तो केवल 2 ही वेरिएबल के नेम है, एक नेम के नाम से है और एक एज के नाम से। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम को ईजी बनाता है। अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जिसके पास बहुत सारा डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, कभी देखा जाए अगर किसी कंपनी का डेटा देखा जाए, किसी कार का डेटा देखा जाए कंपनी में, तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कार की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत होती है। तो ऐसे केसेज में जो कंस्ट्रक्टर होते हैं या गेटर सेटर होते हैं, उनमें जो वेरिएबल्स यूज करते हैं वो सेम एज इंस्टेंस, जो नेम इंस्टेंस वेरिएबल का होगा वही नेम रखा जाता है, ताकि नेम की प्रॉब्लम ना आए। बड़े प्रोग्राम में नेम की बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसको हैंडल करें। अच्छा, हमने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। तो जरा इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, इसके डॉक्यूमेंटेशन के पास क्या है, ये रहा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा दिया गया, कंपाइलर ने हटा दिया, कहा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब बनता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब बनता है जब हमारे क्लास के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता। इसका रीज़न है, कंपाइलर को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर का कॉल होना जरूरी है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसके इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होंगे। तो अगर हमारे क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमारे लिए कंपाइलर ऐड कर देता है, भाई अगर क्लासेस बन रही हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनना चाहिए, ये मानता है कंपाइलर। तो अगर बाय द वे प्रोग्रामर ने नहीं लिखा तो कंपाइलर ने लिख दिया, लेकिन अगर प्रोग्रामर ने लिखा, प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, तो कंपाइलर नहीं लिखता है। मतलब हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हमें अपने मैनुअली लिखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनुअली लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टूडेंट। डिफ़ॉल्ट मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड। वैसे डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो कंपाइलर ने क्रिएट किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो हमने लिखा है ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड। ये डिफ़ॉल्ट नहीं कहा जाता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या होता है कि जो इसके डेटा मेंबर्स हैं, अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहा जाता है कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल हो उसको किससे इनिशियलाइज किया जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग से। बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके अंदर नल होता है, जितने भी क्लास टाइप के होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर स्ट्रिंग होगा तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया जाए, और अगर इंटीजर है तो उसको 0 से, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फिलहाल इसके पास होता है लेकिन हमको कर देना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्टर बनाने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी कंस्ट्रक्टर ये काम करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन ऐसे केसेज में इस नेम के अंदर अगर हम इस कोड को नहीं लिखेंगे तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस नेम के अंदर नल चला जाएगा, ठीक है। नल अवॉइड करना चाहिए, प्रोग्रामिंग में यही कहा जाता है कि कभी भी कोशिश ये करना चाहिए कि नल ना आए। क्यों, क्योंकि अगर नल का मतलब होता है नो रेफरेंस, नल का मतलब कोई रेफरेंस नहीं है। तो अगर कोई रेफरेंस नहीं है और कभी बाय द वे उसके थ्रू किसी मेथड को कॉल किया गया तो वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा और उसको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहते। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, वो जो कंपाइलर ने हमारे लिए क्रिएट किया था जब हमारे क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। लेकिन यूजुअली लोग क्या कह देते हैं कि इसको कह देते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कहने के लिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही है जो कंपाइलर ने क्रिएट किया होगा
किस टाइम पर? जब हमारे क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं। अगर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो कंपाइलर हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, और केवल डिफ़ॉल्ट ही बनाता है, दूसरा नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? इसके पीछे का कारण है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, और उसे ये भी पता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे तो हम जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से सेट होती है, पहले पता होता है कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस टाइप के लिए है, तो वो कंपाइलर अपने आप से दे सकता है, ऑटोमेटिक दे सकता है। बट अगर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम, अब ये तो हमने बताया ना कि इसको 2 पैरामीटर चाहिए, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि केवल 2 ही पैरामीटर चाहिए या 3 पैरामीटर चाहिए या एक ही पैरामीटर चाहिए? मान लेते हैं हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल दे रहे हैं। पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये बात कंपाइलर खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनेगा उसके अंदर कितने पैरामीटर होने चाहिए। इसीलिए कंपाइलर जो है वो ओनली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, इनका दोनों का काम पता चल गया। इसका भी काम वही है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना, इसका भी काम वही है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आ गई कि जब इन प्राइवेट वेरिएबल्स को आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो फिर इस क्लास को बनाने का फ़ायदा क्या है? इनकी वैल्यूज को तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए बनाए जाते हैं गेटर। इनके अंदर वैल्यू सेट करने के लिए बनाए जाते हैं सेटर, और इनसे वैल्यू गेट करने के लिए बनाए जाते हैं गेटर। मतलब वो मेथड ही है, सिंपल मेथड है। ठीक है, जैसे इनको बनाया जाता है पब्लिक। क्यों पब्लिक बनाते हैं? ये किसी भी क्लास से एक्सेसिबल है, कहीं से भी एक्सेसिबल, किसी भी पैकेज के अंदर से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक void set नेम, जाहिर सी बात है अगर नेम सेट करेंगे तो हमें वैल्यू देना पड़ेगा, आखिर क्या सेट करना है ये तो बताना पड़ेगा। तो नेम को सेट करना है तो उसका टाइप दे करके एक आर्गुमेंट बनाएंगे नेम के नाम से, सेम एज इंस्टेंस वैल्यू। और जितने भी सेटर होते हैं उनको वाइड रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू सेट करनी है, हमें वहां से वैल्यू निकालनी नहीं है। मतलब रिटर्न टाइप की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ना तो कंस्ट्रक्टर रहेगा ना तो ये मेथड रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, अगर यहाँ पे हम वॉइड लगा दें तो अभी ये चेंज हो जाएगा, अब ये मेथड की कैटेगरी में आ गया, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। हम देख सकते हैं इसके यहाँ पे, मेथड। हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पे चेंज आएगा, चेंज आ गया, ये रहा मेथड। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रह गया। मतलब जो मेथड है वो क्लास के नेम पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्टर तभी होगा जब उसके पास रिटर्न टाइप नहीं होगा। पॉइंट है, बड़ी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। ये शायद हाई स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाते तो ये सब चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती, उनके चक्कर में बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हाई स्कूल के बच्चों हाँ। को या फिर ये आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारा बेनिफिट है, उनको बताने के चक्कर में काफ़ी कुछ हमने देख लिया। मालूम, मतलब बुक में पढ़ने के बाद तो पता है लेकिन वो याद नहीं आता है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिक धीरे 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 चीज़ें याद आने लगती हैं। अब यहाँ पर वाइड को यूज किए हैं तो दिमाग में आ गया कि हम यहाँ पे दिखा दें एक बार कि ये वाइड लगाने के बाद इसका बिहेवियर कैसा चेंज हो जाता है, ये मेथड बन जाएगा तुरंत। ठीक है, अच्छा, अब ये सेटर है तो क्या करेगा, इसका काम है सेट करना। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर नेम इक्वल टू नेम लिख दें तब क्या होगा, तो जो आर्गुमेंट वेरिएबल नेम है इसकी वैल्यू, मतलब ये वापस से इसी नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके अंदर डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दिस का यूज करेंगे। ठीक है, और कोई भी मेथड है दिस अवेलेबल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस के पास चला जाता है, हम ऐसा मान सकते हैं दिस के पास। लेकिन एक्चुअल में ये है कि दिस एक ऐसा कीवर्ड है जो जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम मेथड को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस के अंदर तुरंत चला जाता है। अभी हम इसको अलग अलग करके दिखाते हैं। अच्छा, और सेटर जो है इसके बनाने का तरीका क्या है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं
इनका पहला लेटर कैपिटल करके इसके पहले सेट लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई एक और वेरिएबल होता, सपोज इस तरीके से प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ लिखा होता क्लास नेम। इंस्टेंस वेरिएबल को लिखने का तरीका यही होता है कि हम उसको कैमल केस में लिखें। कैमल केस में लिखें, तो ऐसे केसेस के लिए अगर मेथड का नेम लिखते तो इस तरीके से लिखना पड़ता, सेट क्लास नेम। मतलब सेटर ऐसे बनते हैं कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पहला लेटर कैपिटल करके उसके पहले सेट लगा देंगे। और बिल्कुल गेट भी ऐसे, गेटर भी ऐसे बनता है, जो सेट करता है वो सेटर है, जो गेट करता है वो गेटर है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से वैल्यू गेट करने के लिए और उसमें वैल्यू सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पब्लिक, अब ये गेटर बनाएंगे, इसका मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा, किसके लिए बनाएंगे, नेम के लिए। तो नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो गेट नेम। अब इसके अंदर पैरामीटर नहीं होगा कि हमें तो जो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है उसको निकालना है, हमें उसको कुछ देना नहीं है, तो फिर पैरामीटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रखनी होती है कि गेटर जो होता है उसमें पैरामीटर नहीं होता है, सेटर जो होता है उसमें पैरामीटर होता है लेकिन उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। गेटर का रिटर्न टाइप होता है, मतलब रिटर्न टाइप होता है लेकिन वाइड होता है, वो सेट के साथ रिटर्न करेंगे। किसको रिटर्न करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसको हम नेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई नेम नाम से वेरिएबल ही नहीं है इस गेट नेम मेथड के पास। इसका मतलब ये जो नेम है किसको रेफर कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को। क्लियर है, हमने इसीलिए अलग अलग लिखा है ताकि ये बात समझ में आ सके कि कब कंपाइलर ऐड कर देता है, कब कंपाइलर ऐड नहीं करता है। अब इसके केस में यहाँ पे कंपाइलर दिस को ऐड नहीं करेगा क्योंकि उसको इस नेम नाम से वेरिएबल यही लोकल में मिल गया, लेकिन इसके साथ ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि लोकल में है नहीं, इसका मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसके साथ दिस लगा देगा, ऑटोमेटिक लगा देगा। कंपाइलर बहुत सारा काम करता है हमारे लिए। अगला क्या होगा, पब्लिक वॉइड सेट एज। सेट एज, एज सेट करेंगे, इसका मतलब सेटर है तो पैरामीटराइज्ड होगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा, किस टाइप का, इंट टाइप का। नेम कैसा रखेंगे, बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल के नेम पर। सेट किस में करना है, तो हमें यहाँ पे दिस का यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट एज जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें सेट करेंगे इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से गेटर बना देते हैं, तो जितने इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उतने सेटर और गेटर बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी केसेस होती हैं जहाँ पर केवल गेटर बनाए जाते हैं, सेटर नहीं बनाए जाते हैं। वो सिचुएशन क्या होती है उसको भी बताते हैं। गेट एज, यहाँ रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा रिटर्न एज। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए केवल गेटर बनाए जाते हैं, सेटर नहीं। जैसे होता क्या है कि जो हम ये क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होगा वह इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखेगा, मतलब एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखेगा, और फिर इस ऑब्जेक्ट को बैकएंड में लेकर जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें डेटाबेस में सेव करना है, तो वहाँ पे वो माई एसक्यूएल के नाम से एक डेटाबेस होता है, उसके साथ वो इंटरेक्शन रखता है, इसी ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाल करके वो डेटाबेस में सेट करता है। डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए एसक्यूएल क्वेरी होती है, उसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, एसक्यूएल क्वेरी बोलते हैं उसको, उसका यूज किया जाता है। तो उस क्वेरी के अंदर वो डेटा ऑब्जेक्ट से निकाल करके देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो डेटा का कैरियर है, डेटा को ले जाने वाला है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला है। फ्रंट एंड से बैक एंड तक डेटा को लेकर जाना। फ्रंट एंड बैक एंड क्या है, जो प्रोग्राम होता है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसके दो एंड होते हैं। एक यूजर एंड होता है जिसको यूजर देखता है, जैसे अभी इस एप्लीकेशन को हम रन कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो भी कुछ दिख रहा है जिसके साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है फ्रंट एंड, जो यूजर एंड होता है। और इसके बैक एंड में, मतलब इसके अंदर भी तो कोड चल रहे होंगे, आखिर ये इसके कलर चेंज हो रहे हैं, ये
डायरेक्ट लिखते ही कंपाइल कर दे रहा है। जैसे हम इसको सेव करेंगे तुरंत बता देगा यहाँ एरर है, तो बैकएंड में कुछ कोड चल रहा होगा इसका। जैसे ही हम यहाँ चेंज करके सेव करते हैं तुरंत ये कोड, कोई मेथड कॉल होता होगा, वो रन कर जाता है, वो चेक करने लगता है, मतलब कंपाइलर इसका तुरंत चल जाता है। इसका मतलब पीछे इंटरनली कोई काम हो रहा है, जिसको हम अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बट बैकएंड में चल रहा है पीछे। तो जो बैकएंड का काम है, हमें क्या करना है, फ्रंट एंड से डेटा लेकर के बैकएंड तक जाना है, और जब बैकएंड में जाएगा तो वो डेटाबेस में कहीं स्टोर होगा। वो डेटा लेयर है। किसी भी प्रोजेक्ट के 3 लेयर होते हैं, बेसिक लेयर 3 होते हैं। एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एक बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, और एक डेटा लेयर होता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब जो प्रेजेंट कर रहा है, जो दिखाई दे रहा है। बिजनेस लॉजिक लेयर जो लॉजिक प्रोवाइड कर रहा है। भाई लॉजिक, मेन चीज तो लॉजिक होता है जो पीछे चलता रहता है। और एक डेटा लेयर जो डेटा को स्टोर करता है। अब जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये टेम्प्रोरी होता है। जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा तब तक उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास डेटा रहेगा, और जैसे ही प्रोग्राम को हम बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, वो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये रैम पे होता है। जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो जेवीएम क्या करता है, अगर जावा का प्रोग्राम है तो जेवीएम उस प्रोग्राम के लिए, तो माय गॉड, हेलो। हाँ हाँ सॉरी, तो लाइट हमारे वहाँ कट गया इस वजह से। ठीक है, अभी ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? एक मिनट जरा हम देख लें। हेलो। हाँ सॉरी, आवाज़ आ रही है क्या, नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक ठीक। हाँ। ठीक है, हमें लगा कि ख़त्म हो गया, लग रहा कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट किए हैं, थोड़ा राउटर में दिक्कत आ गई है, वो लाइट कटने के बाद हट जा रहा है। हाँ आ रही आ रही। हाँ ठीक ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। लाइट बड़ा, मतलब ऐन मौके पे धोखा दे देता है, कुछ बताते रहिए उसी में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें 3 लेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, और एक डेटा लेयर होता है। ठीक। प्रेजेंटेशन लेयर वो है जो हमें दिखाई देता है। बिजनेस लॉजिक लेयर वो है जो इस एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में पीछे चल रहा होता है, जो लॉजिक प्रोवाइड करता है। और डेटा लेयर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, वो कैसा होता है, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, वोलाटाइल होता है, ऐसा कहते हैं, जैसे कि रैम। तो हम ये कह रहे थे कि जब भी कोई एप्लीकेशन रन करता है तो जेवीएम क्या करता है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी रिजर्व करता है। भाई इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत है, वो ये पहले से रिजर्व कर लेता है। अब जो रिजर्व करता है मेमोरी, वो 3 तरीके से करता है। एक कॉन्स्टेंट्स को रखने के लिए करता है, एक ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए करता है, और एक जो डेटा है, मतलब कोड जो है, कोड को रखने के लिए करता है। मेथड के अंदर जो भी कोड लिखे गए हैं, जो क्लासेज लोड होती हैं, उनका कोड रखने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोड वो रखेगा मेमोरी में वही तो रन होगा। प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोसेसर का काम है कोड को लेना, उसको ट्रांसलेट करना और एग्जीक्यूट कर देना, यही काम है प्रोसेसर का। मतलब ट्रांसलेटर तो बीच में होते हैं जो भी है, कि वो 0101 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये सब रैम से डेटा को लेना है, प्रोसेसर को देना है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देगा, जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर देगा। फिर कोड को लेना है, उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोड ही तो एग्जीक्यूट कर रहा है, कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, डेटा जहाँ से लेना है वहाँ से डेटा फेच कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वह उसको कहाँ से मिलने वाली हैं, ये सब जब प्रोग्राम हमारा रन करता है तो रैम पे जो डेटा होता है वो मिलता है उसको। अगर डेटाबेस से कोई डेटा आए, मान लेते हैं हम गूगल चला रहे हैं, ठीक है, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो तो ब्राउज़र का काम है ना दिखाने का, ब्राउज़र तो रैम में चल रहा होगा, तो कहीं से भी डेटा आता है तो वो रैम में आता है। मतलब जैसे आया प्रोग्राम में, अब वो जब ब्राउज़र ब्राउज़र पे आ गया तो वो प्रोसेस होना शुरू कर दिया। प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। प्रोसेसर कहाँ प्रोसेस करेगा,
जो डेटा रैम में होगा उसी को प्रोसेस करेगा। मतलब ये जो स्टूडेंट की डेटा है वो टेम्प्रोरी है। हमारा कहने का सेंस यही है कि ये लंबे समय तक नहीं रह सकता। बस इसका काम क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर से यूजर से डेटा को लेना, उसको बिजनेस लॉजिक को देना ताकि वो उस पर लॉजिक परफॉर्म करे, और उसके बाद उसको डेटाबेस में रख देना। अगर ज़रूरत है तो डेटाबेस में रख देंगे, नहीं तो फिर वहीं बिजनेस लॉजिक से वापस फिर से यूजर के पास भेज देंगे। ऐसा जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अब कैलकुलेटर में अगर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो कहीं डेटाबेस में स्टोर तो होता नहीं है, वो सीधा डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अब कुछ एडवांस कैलकुलेटर आ गए हैं जिसमें डेटा भी स्टोर होता है, वो हिस्ट्री मेंटेन करता है कि हमने क्या कैलकुलेट किया है। छोटा वाला कैलकुलेटर ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन जो अब आ रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर रखी हैं ताकि हम वापस से उसको रिव्यू कर सकें। तो उसमें डेटा स्टोर करने की भी फैसिलिटी उन्होंने दे दिया है, और वो परमानेंट होता है। आप बंद कर दीजिए, फिर सिस्टम चालू करिए, फिर से दिखाई देगा। ऐसा जो इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क है वो परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई काम होता है तो वो टेम्प्रोरी ही होता है। ये चीज़ हम कहाँ से कहते हैं, क्योंकि हमने कभी हमेशा देखा होगा कि हमने इसको क्लीन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं वो यहाँ पे दिखने लगता है। ये ब्लूजर रन कर रहे हैं ना, ब्लूजर रन कर रहे हैं, उसके इतने सारे फाइल्स बने हुए हैं, ये सब टेम्प्रोरी फाइल्स हैं, ये बनती रहती है। कितनी बन गई हैं ब्लूजर की, और यही इसके रैम को कंज्यूम करती रहती है, बनती रहती हैं, कंज्यूम करती रहती हैं, ज़रूरत पड़ता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। एक कॉपी बनाता है, फिर उसको रन करता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये तो इंटरनल प्रोसेस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एप्लीकेशन कैसे रन कर रहे हैं, बहुत डीप की चीज़ें, ठीक है। तो इसका पर्पज़ हमें समझ में आया, इसका काम है डेटा को होल्ड करना, स्टोर करके रखना, और ज़रूरत पड़े तो उसको कहीं भेजना, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी पड़ी इस टाइप की, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनकी खासियत है कि वो एक बार में सिर्फ एक डेटा होल्ड करके रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब ये स्टूडेंट एक ऐसा टाइप बनेगा जी जो ये दो इन्फॉर्मेशन रखेगा, नेम भी रखेगा और एज भी। इन दोनों को भले मेमोरी में नेम और एज अलग अलग बनेंगे, लेकिन ओहो, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, क्या हो गया? ओ माय गॉड, समझ में आ गया। हेलो, हाँ सर। अरे वो लाइट फिर से आ गई ना, मेरा तो इन्वर्टर अच्छा। कनेक्ट किए थे लेकिन गड़बड़ हो गया है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही। नहीं तो वो लाइट आता था ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता था, कोई इशू नहीं आती थी। अभी स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है, एक बार हम इसको फिर से रिफ्रेश कर दें। कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। लाइट के आने जाने से बड़ी इंटरप्शन होती है, एक तो थोड़ा सा दिक्कत है लाइट का। सही किए थे लेकिन फिर गड़बड़ हो गया है, फिर से सही करेंगे उसको। ठीक है सर, दिख रहा है। ठीक, इसको हमने बना लिया, इसका जो पर्पज़ है उसको हम यूज करेंगे। अब हमने एक और बनाया हुआ था ऐप के नाम से,
रियल के जो एप्लीकेशन है वो ऐसे ही बनते हैं। इसको हम क्या करें, कंपाइल करें और फिर इसको हम ओपन करें। इसके अंदर भी कुछ कोड है जो पहले से लिखे हुए हैं, इसको हम हटा लेंगे और इन्हें भी हटा लेंगे। यह हमारा मेन क्लास है ऐप के नाम से। जैसे व्हाट्सएप का ऐप ओपन करते हैं तो पहला पेज ओपन होता है, ठीक है। फेसबुक, मतलब ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं, जो उसका पहला पेज होता है वो इसका मेन पेज होता है, मेन क्लास होता है। हम भी बनाएंगे। तो मेन क्लास के पास क्या होता है, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग एरे args, ये इसका एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, एंट्री पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट तो होता है, लेकिन हम लिखेंगे, मैनुअली लिखेंगे, पब्लिक ऐप यहाँ से क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो। कैसे कॉल होगा, तो जाहिर सी बात है, हम डायरेक्ट ऐप लिखेंगे तो कॉल नहीं होगा। ऐसे अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो कॉल नहीं होगा। कुछ हो गया, एरर आ गया। क्या लिखा है, अनडिक्लेयर्ड मेथड। कह रहा है कि ये मेथड डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि मेथड को कॉल करने का ये तरीका है। कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, पहले न्यू, मतलब नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तब ये सही है। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट हम बना, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसका रेफरेंस कहीं है ही नहीं। इसका रेफरेंस हमने, ऑब्जेक्ट तो बना, आखिर जाहिर सी बात है, अगर न्यू कीवर्ड यूज किया गया है, न्यू कीवर्ड चलेगा, मतलब एग्जीक्यूट करेगा तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ऐप चलेगा तो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा। किससे किया जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू से किया जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो डिफॉल्ट, मतलब वेरिएबल बनते हैं तो उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू आती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको चेक भी कर सकते हैं। वैसे भी हमने इसके पास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि इस क्लास का पर्पज कुछ और है। इसका पर्पज है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस क्लास इज यूज्ड टू परफॉर्म फंक्शनैलिटी, 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 ठीक, फंक्शनैलिटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कोड ऐसे लिखेंगे, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हमने लिखा चूज एनी वन ऑप्शन, वन ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन चूज किया जाए, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अभी हम इसमें चेंज लाएंगे, बहुत सारे चेंज। मान लेते हैं हमने 1 पे दिया ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं, ये एक फंक्शनैलिटी हम इसको दे रहे हैं। तो अगर एक फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो ऐड कैसे करेगा, स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा जिससे कि स्टूडेंट ऐड हो सके। तो ऐड कहाँ करेंगे, तो जाहिर सी बात है, यह एक काम है, यह एक क्या है, एक टास्क है ऐड करने का। तो इसका मतलब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म कौन करता है, मेथड्स करते हैं। मेथड के अंदर वो कोड होते हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, यहाँ बना दें या फिर नीचे बना देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के नीचे बनाते हैं पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट। हमने इसके नाम से एक मेथड बनाया ऐड स्टूडेंट के नाम से, जिसका काम है
एक स्टूडेंट ऐड करना। लेकिन कहाँ ऐड करना है तो सोचना पड़ेगा। हम चाहें तो इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, इन मेमोरी डेटा मैनेज कर सकते हैं। मतलब मेमोरी का मतलब रैम होता है कि जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक डेटा स्टोर रहेगा, जैसे ही प्रोग्राम हमारा फिनिश होगा डेटा फिनिश। तो हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखें, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रखें। तो हमें क्या करना होगा, अपने एप्लीकेशन के पास डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई तरीका रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट के नाम से एक मतलब स्टूडेंट टाइप का एक एरे बनाते हैं स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। और इसकी साइज दे देते हैं कि ये 10 स्टूडेंट्स को स्टोर करके रख सकते। ठीक है, यह किस पर्पज से रखा हमने, डेटा स्टोर करने के लिए। सॉरी, कुछ थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिखें, टू स्टोर स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए हमने इसको, हमारे लिए ये फिलहाल काम किसका कर रहा है, डेटाबेस का काम कर रहा है। डेटा स्टोर करेगा मतलब डेटाबेस का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट टाइप का है, इसका मतलब इस स्टूडेंट्स के नाम से जो एरे है इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं इसके अंदर। देखते हैं कैसे रखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ सके। ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसी एप्लीकेशन से समझ में आ जाएगा कि गेटर सेटर का यूज कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, स्कैनर हो गया, इसी के अंदर हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते हैं जावा की मदद से वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। बस ये है कि जहाँ पे हम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे हैं, यहाँ पर वो टेक्स्ट फील्ड आ जाते हैं, बटन आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमारा फिलहाल कंसोल एप्लीकेशन है लेकिन कंसेप्ट वही है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर ऑप्शन देंगे। एक ऑप्शन और देना चाहते हैं हम, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। स्टूडेंट को ऐड करना और स्टूडेंट को अपडेट करना, अपडेट स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, इसको दे देते हैं ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एक बार और पेस्ट कर लें यहीं पे, डिलीट स्टूडेंट का, डिलीट स्टूडेंट का 3। और एक और बनाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 4th नंबर पे सो स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये क्या करे, शो कर दे। ठीक है, और एक वेरिएबल हमको लेना चाहिए, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट चॉइस, CHOIC, चॉइस के नाम से। कैसे रीड करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट। और हमने इंट को रीड किया है, जब रीड करेंगे उस टाइम पे हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, जब एंटर प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर ये भी होता है, जो एंटर है वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो नेक्स्ट इंट क्या करता है, केवल इंटीजर रीड करता है। बताएंगे इसके बारे में, हमने पढ़ा है कि स्कैनर कैसे काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हम समझाएंगे। तो हमने इनपुट दे दिया, अब हमें तो मेथड को कॉल करना है तो हम स्विच का यूज कर लेते हैं। स्विच सबसे बढ़िया है स्विचिंग के लिए। केस बना लेते हैं और इसके अंदर चॉइस पास कर लेते हैं, चॉइस, और यहाँ पर हम केस बनाते हैं, केस 1। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे देंगे जो कि एग्जिट करेगा, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। तो जो केस 1 है उसका काम क्या है, वह कॉल करेगा ऐड स्टूडेंट को। पहले का मतलब तो यही है, तो वह कॉल करेगा ऐड स्टूडेंट को
उसके बाद टास्क कंप्लीट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर केस 2 है, देखेंगे केस 2 को बाद में मेंशन करेंगे, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। और ऐसे केस में हम डिस्प्ले कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सेम लाइन में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इतने से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब ये 1 प्रेस करेंगे तो ऐड स्टूडेंट कॉल होगा। अब ऐड स्टूडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ये स्टूडेंट के नाम से एरे है, इसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रखना है, लेकिन उसको पहले बनाना तो पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? ठीक है, हमारे पास दो तरीके, एक तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करें, लेकिन उससे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट फिर से बनाएंगे, क्योंकि हमें इनपुट लेना है ना। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। दोनों जो स्कैनर के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, इनका स्कोप अलग अलग है। मतलब ये जो SC नाम से वेरिएबल है, SC नाम से, और यहाँ पे SC है, ये वेरिएबल का जो स्कोप है वो अलग अलग है। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम नेम से हम अलग अलग स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट तो हीप मेमोरी में क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट कहीं और बनता है, उसका सिर्फ रेफरेंस होता है। मतलब ये SC जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है, जिसके पास स्कैनर क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। SC ऑब्जेक्ट नहीं है, एक रेफरेंस वेरिएबल। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नेम। नेम एंटर करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या एंटर करना होगा, डॉट प्रिंटलन एंटर एज, एंटर एज। ठीक है, दोनों हो गए। एंटर कराते हैं। एक चीज़ हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट का यूज करते हैं तो आगे चल करके एक प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज कर लें। इसका रीज़न हम बताएंगे, इसको कमेंट करके भी दिखाएंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी समझा देंगे। ठीक, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर हम जो नेम नाम से वेरिएबल है, नेम नाम से वेरिएबल कहाँ है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर रखना पड़ेगा। तो पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने का हमारे पास कितना तरीका है, स्टूडेंट क्लास के पास हमने लिखा हुआ है। एक तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक ये है। इन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों की मदद से बना सकते हैं। तो एक काम करें, पहले हम डेटा ले लें, बाद में ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पहले डेटा स्टोर कर लें। तो एक लोकल वेरिएबल बनाएं, यहाँ पर लोकल वेरिएबल नेम के नाम से, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन। और इसी तरीके से एज को भी रखेंगे, एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे, इंट एज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट STD या स्टूडेंट लिख सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लिखें। STD इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। हम क्या कर रहे हैं, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसका यूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ पास करना है, एक तो नेम पास करना है, एक एज पास करना है। ऑब्जेक्ट तो बन गया। अच्छा, स्टूडेंट सही नहीं है, DENT स्टूडेंट।
STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ रखना है? यहाँ पर स्टूडेंट में, तो हम इसको रख सकते हैं। जो स्टूडेंट के नाम से एरे है, इसके किसी एक इंडेक्स पर रखना पड़ेगा। हम 0 रख दें, STD, यही तो है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, STD। अच्छा, ये स्टूडेंट्स है, सॉरी, ये स्टूडेंट्स है, ऐसा स्टूडेंट के 0 इंडेक्स पर चला जाएगा। लेकिन जब ये प्रोग्राम अगली बार रन करेगा और हमने दोबारा दूसरे स्टूडेंट को ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजी, तब क्या होगा? तो फिर से इस 0 पर किसी दूसरे का, एक दूसरे ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, क्योंकि ये जितनी बार रन करेगा उतनी बार स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो यहाँ पर इनपुट देंगे वो वैल्यू उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा और यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर सेव हो जाएगा। हम इसका नेम थोड़ा सही कर देते हैं इस तरीके से, स्टूडेंट, कॉपी और पेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ लोकल में स्टूडेंट नाम से कोई वेरिएबल ही नहीं है। एरे एक बार दिखा दीजिएगा, एरे हाँ, कहाँ बनाए हैं? ये रहा, हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है और हम इसको प्राइवेट भी बनाएंगे। इसको हम क्या बनाएंगे? प्राइवेट भी बनाएंगे, क्योंकि यह जो एरे है ये तो डेटा क्लास स्टोर किया है। टाइप एरे है ना? नहीं, इसको क्लास टाइप का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर स्टैटिक होता तो क्लास टाइप का होता, स्टैटिक होता तो क्लास टाइप का होता, लेकिन ये हमने इंस्टेंस टाइप का बनाया कि मतलब इस ऐप का जितना इंस्टेंस बनेगा, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, तो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन जो है वो हमने अपने सिस्टम पे अपना रखा है, या कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, मान लेते हैं फेसबुक का अकाउंट है या व्हाट्सएप का अकाउंट है, तो सबका अकाउंट तो अलग अलग है। तो जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया होगा उन्होंने एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन बनाया होगा, और उस व्हाट्सएप स्टूडेंट के, क्लास है ना? हाँ, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट जो है वो क्लास है, और ये ऐप जो है ये भी एक क्लास है, लेकिन दोनों के नेचर में अंतर है। यह जो स्टूडेंट है इसका ऑब्जेक्ट डेटा होल्ड करेगा, मतलब यह डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और यह फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए रखा जाएगा। दोनों का पर्पज अलग अलग है। इसमें डाउट तो नहीं आ रहा है दोनों में? नहीं, वो बस एरे कैसे बनाया यही समझ में। हाँ, एरे ये ऐसे बनाया है, जैसे इंटीजर टाइप का एरे कैसे बनता है या स्ट्रिंग टाइप का एरे कैसे बनता है। हम स्ट्रिंग लिखते हैं, एरे का सिंबल str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसकी लेंथ दे देते हैं, मतलब इसकी साइज दे देते हैं, ऐसे बनता है। ये लाइन सही है? स्ट्रिंग एक क्लास है, वैसे स्टूडेंट भी एक क्लास है। अब जो स्ट्रिंग का एरे होगा वो स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। 10 स्ट्रिंग को स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी है str के पास। ठीक वैसे ही जो स्टूडेंट्स है उसके पास 10 स्टूडेंट्स रखने का कैपेबिलिटी है, मतलब स्टूडेंट क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं इसके पास, इतनी कैपेबिलिटी। क्लियर है ना मेरी बात? हम इसको बस डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, जब तक हमारा प्रोग्राम रन करता रहे तब तक उसके पास डेटा रहे, ठीक है। अभी हमें एक वेरिएबल की और ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो ये है कि मान लेते हैं इस ऐड को हम बार बार कॉल करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने हार्ड कोड कर दिया कि 0 इंडेक्स पर ही जाए, तो पता चला एक जो पहले स्टोर रहेगा वो हट करके दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा हट के तीसरा आ जाएगा, लेकिन हमें सबको रखना है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करें, प्राइवेट, ठीक है। हम इस एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, जो इंडेक्स नंबर होल्ड करे, ठीक है, और इसको हम इंडेक्स के नाम से रख सकते हैं। हमारा विश, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स मतलब किस इंडेक्स पर हमको डेटा को रखना है। तो इनिशियली इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लेकिन फिर भी हम इसको 0 दे देते हैं, इसको हम फिर भी 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये चेक करेगा, अब डेटा को रखने से पहले भी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ अगर अगर ये इंडेक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 10 है, या फिर यूं कहें कि लेस देन क्या है, 10 है, या फिर हम ये कहें कि यह लेस देन स्टूडेंट
डॉट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। अगर ऐसा है तब हम ये काम कर सकते हैं, तब हम स्टूडेंट्स एरे के अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक सिंपल मैसेज भी दे सकते हैं कि एरे जो है वो फुल हो गया है। यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी, मेमोरी ही नहीं है, ठीक है, मेमोरी ही नहीं कि हम रख सकें। और इसको हम चेंज करेंगे, क्या कर देंगे, इंडेक्स। और जब स्टोर हो जाएगा वैल्यू तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। ये काम क्लियर है कोड कि हमने क्या किया, स्टूडेंट्स के यस सर। अंदर इंडेक्स नंबर मेंशन किया, पहले तो 0 रहेगा, 0 पे स्टूडेंट स्टोर होगा, उसके बाद से इंडेक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। दोबारा जब आएगा तो फिर यहाँ पे चेकिंग होगा कि क्या इंडेक्स की वैल्यू स्टूडेंट के लेंथ से कम है, अगर कम है तो फिर आगे बढ़ेगा, स्टोर करेगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसका मतलब अब उसके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए, तो ये मैसेज मिल जाएगा आउट ऑफ मेमोरी एरर। सिंपल सी बात। अब ये वाली जो चेक है, इस चेक को हम यहाँ से हटा करके बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि जब रख ही नहीं पाएंगे तो फिर डेटा लेने से फायदा क्या है। बात क्लियर है कि नहीं, मतलब वो ऐड ही नहीं करेगा। तो अगर इस कोड को हम उठा करके यहाँ कर दें तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो इतने कोड रन करेगा इसमें टाइम तो लगेगा, तो हमने वो भी बचा लिया कि ये पहले ही चेक कर ले कि जगह है कि नहीं। अगर जगह है तो ये इनसे इन्फॉर्मेशन मांगे, नहीं तो पहले ही मना कर दे आउट ऑफ मेमोरी आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा करके क्लियर है ये कोड हमारा। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको हम रन करके दिखा भी देते हैं कि रन कैसे करेगा। अगर हम इसको रन कराएं, इतना काम हम कराते हैं, शो करा देते तो और बढ़िया होता है। कोई नहीं, एक प्रॉब्लम और आएगी, देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक बार में हम ऐड करेंगे, दोबारा हमें ऐड करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐड करने के लिए ये कोड बार बार तो चलना चाहिए, फिर ये कोड बार बार चलना चाहिए, बार बार हमसे ऑप्शन मांगे, बार बार हम इनपुट दें, बार बार ये काम करें। तो इसका एक तरीका यह होता है कि जब हमारा एप्लीकेशन रन करे तो हम एक वेरिएबल बनाएं, बूलियन टाइप का वेरिएबल, बूलियन, और इसको हम देते हैं control1, इसको हम नाम दे देते हैं control1, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी ट्रू। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, लेकिन ये जो चूज एनी ऑप्शन है ये हमें बार बार दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे व्हाइल लूप, और ये पूरा का पूरा स्विच स्टेटमेंट रख देंगे व्हाइल लूप की। इसको हम इंडेंटेशन देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं control1, CONTROL, कंट्रोल। ठीक है, अभी सही है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। कब फॉल्स होगा, तो एक हम यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि डेटा हमेशा के लिए बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा प्रोग्राम रन करता रहे। जब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा तब तक डेटा बना रहेगा। तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे एग्जिट के लिए, हम प्रोग्राम को एग्जिट करें, नहीं तो ये हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो एग्जिट का क्या है कि अगर यहाँ पर केस 0 है, अगर केस 0 है तो क्या होना चाहिए, ऐसे केसेस में जो control1 की वैल्यू है वो फॉल्स हो जाए। control1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, फॉल्स। जाहिर सी बात है, अगली बार जब चेक करने जाएगा तो इसको लूप में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और तुरंत ये बाहर चला आएगा। तो इस काम को करके हमें बाहर आना है। ठीक है, अब ये जो ब्रेक है ये सिर्फ स्विच से बाहर आएगा, ना कि लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर नहीं आएगा, लूप से बाहर कैसे आएगा, इसकी मदद से बाहर आ जाएगा। ठीक है,
इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। कोड लिखते हैं, कोड तो समझ में आ रहा है ना, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ दिखा दिया, अब एक और यूज़ दिखा दें। मान लेते हैं ऐड स्टूडेंट को कॉल किया गया है यहाँ से, तो ऐड करेगा, रन करते हैं इसको। सबसे पहला काम, इसको कंपाइल करेंगे। कौन कौन सा कंपाइल करना पड़ेगा? स्टूडेंट ऑलरेडी कंपाइल्ड है, और ये यहाँ पे एरो क्यों बन रहा है? इसका कारण है कि ऐप के अंदर हमने स्टूडेंट को यूज किया है, यानी ऐप के साथ अब ये स्टूडेंट लिंक हो गया। इसको हम रन करेंगे, कहाँ से रन करेंगे? मेन मेथड से। इससे नहीं रन करेंगे, हम यहाँ से रन करेंगे, मेन मेथड से रन करते हैं। वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉल तो कंस्ट्रक्टर ही होना है। अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया, अगर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो क्या मांगेगा? एंटर नेम। नेम दे दिया, सपोज अब है एज 20, ठीक। फिर से चल गया, फिर आया चूज एनी वन ऑप्शन, फिर से आया। अभी हम इसको पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि चीज़ें देखने के लिए मिले, समझ में आए कि वास्तव में ये एप्लीकेशन चल कैसे रहा। अभी टाइम तो है ना, आधे घंटे लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इस प्रोग्राम को एग्जिट करना पड़ेगा मैनुअली, एग्जिट, ये एग्जिट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे एक दिक्कत थी, ये वाली चीज़ ये अच्छी नहीं आ रही थी, इसको हम यहाँ से हटाएं और फिर इसको भी यहाँ से हटाएं। अच्छा, हमने क्या किया है, यहाँ पे ये इंट टाइप को यूज किया है, तो जब इंट टाइप को यूज करेंगे इसके बाद फिर से स्ट्रिंग को यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन फिर से यूज होगा। मान लेते हैं हमने दोबारा ऐड की, रिक्वेस्ट डाल दी, दोबारा रन करेगा, तो ऐसे केसेस के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और sc डॉट नेक्स्ट लाइन को यूज करना चाहिए। इसका यूज करने से क्या होता है, जो इनपुट बफर होता है, एक्चुअली में कीबोर्ड से जो भी इनपुट देते हैं, ये जो सिस्टम डॉट इन लिखा हुआ है ना, ये इनपुट स्ट्रीम कहलाता है। इनपुट स्ट्रीम मतलब ये बताता है, सिस्टम डॉट इन से ये पता चलता है कि इनपुट कहाँ से आएगा, तो इनपुट हमारे कीबोर्ड से आएगा। सिस्टम डॉट इन के पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट जो है मतलब कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट बोलते हैं, जो कि सिस्टम के साथ होता है। यहाँ से इनपुट रीड करने की परमिशन होती है। जब भी हम कीबोर्ड को के किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो बैक एंड में क्या चलता है, बैक एंड में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है, कीबोर्ड तो इसका ड्राइवर वगैरह दिया गया होगा, लेकिन इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इनपुट बफर बना के रखता है। जैसे ही कीबोर्ड से इनपुट मिलता है, उस इनपुट बफर के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर हो जाता है, वो भी बाइट के फॉर्म में हो जाता है, बाइट के फॉर्म में। अब उसी बाइट से, उसी इनपुट स्ट्रीम से ये स्कैनर क्या करता है, रीड कर लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन है सब रीड कर लेता है। अब रीड करने के बाद ये क्या करता है, ये उसके टोकन्स बनाता है, ठीक है, जो भी इनपुट है उसके टोकन्स बनाता है। किस बेसिस पे बनाता है? तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जहाँ स्पेस होता है, वाइट स्पेस होता है, चाहे वो स्पेस हो या टैब हो या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, जहाँ जहाँ मिलता है वहीं से वो क्या करता है, उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। इस तरीके का इसका कंसेप्ट। अब वो अलग अलग टोकन बना करके रख भी लेता है, तो वो एक एक टोकन ये अवेलेबल होता है। मान लेते हैं नेक्स्ट लाइन करते हैं तो पूरी लाइन को रीड कर लेता है, मतलब जब तक उसको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक का पूरा टोकन, मतलब वहां तक को एक टोकन के रूप में यूज कर लेता है। ये है इसका इंटरनल फंक्शनैलिटी है, लोग देखेंगे। नेक्स्ट लाइन मेथड कुछ अलग अलग तरीके से काम करता है, फिर नेक्स्ट इंट कुछ अलग तरीके से काम करता है, इसके बनाने का तरीका अलग है, इसको यूज करने का तरीका अलग है। ये क्या करता है, ये एक एक इंटीजर को एक एक टोकन बना लेता है, ठीक है, एक एक इंटीजर को एक एक टोकन बना लेता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, पूरे लाइन को एक टोकन बना लेता है, इस तरीके। ठीक है, वो अलग की बात है, उसको हम लोग बाद में कहीं देखेंगे। अभी हमारा काम क्या है, ऐड स्टूडेंट बना रखा है हमने, एक अपडेट के लिए बनाएंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमने किस लिए रखा है, अपडेट के लिए। तो हम एक मेथड बनाते हैं अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको जब हम कॉल करेंगे तो यह क्या करेगा, अपडेट का काम करेगा। तो अपडेट करने के लिए क्या जरूरी है, मेथड तो है नहीं, कॉपी कर लेते हैं, मेथड बना लेंगे। पब्लिक वर्ड, और ये रहा अपडेट स्टूडेंट।
जाहिर सी बात है अगर हमको अपडेट करना है तो जो इसके अंदर डेटा छिपा हुआ है उसी को निकालना है, उसी को निकाल करके उसी में चेंज करना है हमें। ठीक है, मतलब जो हमारे एरे के पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसी में से किसी को निकालेंगे फिर अपडेट करेंगे। तो जब अपडेट करना होता है तो हमें बताना पड़ता है कि हमें किसे अपडेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे कई तरीके हैं, या तो हम उस एरे का इंडेक्स दे दें, रियल प्रोग्रामिंग में वो आईडी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आईडी, कि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना आईडी होता है, अलग अलग आईडी, और वो उसी आईडी से प्रोग्राम में एक्सेस होते हैं, ऐसा उसको बनाया ही गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम इंडेक्स नंबर दे देंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ देखना है ना कि काम कैसे हो रहा है, गेटर सेटर कैसे यूज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक वैल्यू देंगे, तो हम बताएंगे कि इसको क्या मिलने वाला है, इसको मिलने वाला है इंडेक्स नंबर, इंट इंडेक्स। अच्छा, एक इंडेक्स यहाँ भी है, ग्लोबल में है, एक लोकल में है, एक यहाँ ग्लोबल में है और एक लोकल में है। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सेम नेम से। तो इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर ये अपडेट का कोड चलेगा तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें अभी भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एंटर इंडेक्स नंबर, मतलब किस इंडेक्स नंबर का हम एलिमेंट स्टोर करना, मतलब अपडेट करना चाहते हैं, ये चीज़ ये हमको बताना पड़ेगा। तो कैसे रीड करें, हमारे पास एक तरीका है, या तो रीड करके एक वेरिएबल में रख लें, या तो डायरेक्ट यहीं से कॉल कर लें, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये अपना काम करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको स्टोर कर यहाँ से रीड करें फिर हम स्टोर कर दें किसी वेरिएबल में, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ नंबर को रीड करके इस अपडेट को दे देना है, बाकी इसका काम है, ये समझे लीजिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ये समझे। ठीक है, अगर उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती तो रखते। ये जो यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट इंट है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट ये थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके लिए, इसकी वजह से इसके यूज के लिए दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी चल जाता है, कोई दिक्कत, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। अब ये ऐसे ही काम करेगा। अपडेट के पास चलते हैं, अब यहाँ पे तो जब हमें अपडेट करना होगा तो पहले हमें इस इंडेक्स का ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर होगा। तो स्टूडेंट्स के एरे के इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स के इंडेक्स नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें चेंज भी तो करना है, तो जो चेंज करना है वो हमारे पास होना चाहिए, इसके पास ऑलरेडी डेटा है और हम उसे चेंज करना चाहते हैं, तो हम पहले यहाँ पे इनपुट कराएंगे। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि स्कैनर को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने एक कहाँ बनाया, एक हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ बना रखा है, फिर एक हमने ऐड में बना रखा, अभी अपडेट में बनाएंगे फिर हो सकता है डिलीट में बनाना पड़ जाए। तो एक काम करते हैं, इनको यहाँ से हटाते हैं और इनको बना लेते हैं ग्लोबल इधर। ठीक है, मन कर रहा हो तो इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जैसे इंट इंडेक्स है वैसे स्कैनर sc है, कोई अंतर नहीं है, सेम एज है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्कैनर ऑब्जेक्ट होगा और वो पूरे प्रोग्राम के लिए काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी स्कैनर ऑब्जेक्ट बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी रेफरेंस से काम हमारा होता रहेगा, वही जो है वो कंसोल से रीड करता रहेगा स्टैंडर्ड इनपुट से और हमें देता रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं कि स्टूडेंट का नेम एंटर करा लें और स्टूडेंट का
एज भी एंटर करा दें। फिलहाल अगर किसी एप्लीकेशन में देखा जाए तो होता क्या है कि जब भी हम अपडेट करते हैं तो जो पहले से डेटा होता है वो हमारे पास आ जाता है, फिर उसमें ज़रूरत के हिसाब से चेंज करते हैं। फिलहाल हमने दोनों चेंज करने का यहाँ पे परमिशन दे रखा है, तो हम दोनों को इनपुट कराएंगे। और कैसे चेंज करेंगे, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, या पहले हम डेटा ले लें बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकला है, स्टूडेंट डॉट सेट नेम, सेटर को कॉल करेंगे तो सेट नेम क्या पास करेंगे, इसके अंदर जो नेम हमने अभी जस्ट रीड किया है उसको पास कर देंगे। और एक दूसरा स्टूडेंट डॉट सेट एज, इसको सेट करेंगे, यहाँ पे एज पास कर, इसका काम हो गया। स्टूडेंट से वो ऑब्जेक्ट निकल के आया और उसके इंस्टेंस वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, इसी के अंदर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस होल्ड करता है। रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि अब ये कहीं भी होगा तो रेफरेंस की वजह से उसमें चेंज आ जाएगा, जो एरे के अंदर स्टोर है पर्टिकुलर उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ उसका रेफरेंस लिया है। ऐसा नहीं कि ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, पुराने उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो पहले से बना हुआ है, सिर्फ हमने इसका रेफरेंस लिया है तो उसमें चेंज होगा, मेन वाले में चेंज हो जाएगा इतना लिखने से। ऐसे हमारे पास क्या है, डिलीट का मेथड है और शो का मेथड है। तो डिलीट वाला हम नहीं चलाएंगे, हम शो वाला चलाएंगे। डिलीट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि उसके चक्कर में फंसे, क्योंकि डिलीट में काफ़ी कुछ करना पड़ सकता है, वहाँ पे नल करना पड़ सकता है, एरे को मैनेज करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ें। वॉइड पब्लिक वॉइड शो स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट का इन्फो हमको शो कराना। हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, हमारे पास तो तरीका है, एक लूप चला देंगे, सिंपल सी बात है। फॉर लूप चला देते हैं, एक एक को रेट्रिव कर लेंगे इंडेक्स से। शुरुआत कहाँ से होगा, इंट 0 सेमीकोलन, सॉरी इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन। अब ये कहाँ तक चले, टोटल 10 तक चला के देख लेते हैं क्या होता है। टोटल 10 तक चला लेते हैं, लेस देन जो स्टूडेंट्स के नाम से एरे है उसकी लेंथ तक चलाते हैं, बाद में इसको समझ लेंगे। आई प्लस प्लस क्या क्या डिस्प्ले करना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू कैसे निकलेगा, जो स्टूडेंट्स के नाम से एरे है इसी के आई इंडेक्स पर जो होगा वो निकल कर आ जाएगा, और फिर इनकी इंफॉर्मेशन को हमको डिस्प्ले करा देना है, इनके इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले। अच्छा ये एक्सेस नहीं हो रहा, अच्छा स्पेलिंग गलत हो जा रही है बार बार हमसे, स्टूडेंट्स, ठीक, निकालना है डिस्प्ले कराना है, निकालना है डिस्प्ले कराना है। अच्छा हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे तो इसको टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें क्या शो करना है, हमें पहले नेम शो करना है स्लैश टी, उसके बाद से हमें एज शो करना है, एज, ठीक, इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं। लिख लेते हैं यहीं पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि हमें सेम लाइन में चाहिए, क्यों हमें सेम लाइन में, तो प्रिंट एलन लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट एलन सबसे पहले नेम डिस्प्ले कराना है, कहाँ से, जो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट डॉट, इससे इसका नेम गेट नेम, नेम निकालेंगे, फिर स्लैश टी
और फिर प्लस लगाएंगे और फिर स्टूडेंट डॉट गेट एज। गेटर सेटर का काम तो हमने कर लिया, जहाँ पे सेटर की जरूरत थी वहाँ पे सेट को यूज कर लिया, जहाँ गेटर की जरूरत थी वहाँ पे गेट का यूज किया। हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के एज को एक्सेस कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? एज हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है कि हम डायरेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी करना होगा तो गेटर और सेटर इन मेथड के थ्रू करना होगा। इसका फायदा क्या है मेन, क्यों हम कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन से? कभी कभी ये होता है कि जैसे हम मान लेते हैं बैंकिंग का काम कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में अगर हमें डेटा मतलब सपोज हमें डिपॉजिट सॉरी निकालना है, पैसे हमें निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब तक हमारा जो भी अगर हम एटीएम से ही निकाल रहे हैं, एटीएम मशीन की बात करें, तो वो जो एटीएम का कार्ड है वह उसका नंबर और उसका पिन, ये दोनों जब तक वेरीफाई नहीं होगा, मैच नहीं होगा, तब तक पैसे नहीं निकल सकते। तो कई सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। अगर हमने 10,000 विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट एटीएम को दिया है तो एटीएम क्या करता है, कार्ड नंबर और पिन नंबर दोनों वेरीफाई करता है। जब वेरीफाई हो जाता है तब जा करके वो हमें पैसे देता है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो पैसे नहीं देगा, मना कर देगा, कहेगा ये गलत है, पिन नंबर रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाया गया है उसमें ये लिखा गया है कि जो बैलेंस नाम से वेरिएबल है उस बैलेंस में से वेरिएबल की वैल्यू तभी डिक्रीज होगी, तभी चेंज होगा जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। मतलब कोई कितना भी चाहे कि डायरेक्ट हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकें तो नहीं कर सकता, वो उसको उस मैंडेटरी प्रोसेस चेकिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। मतलब जिन्होंने प्रोग्रामर ने क्या किया, यूजर को एक इंटरफेस दे दिया कि आपको इसी इंटरफेस को यूज करते हुए हमारे एप्लीकेशन को यूज करना है। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर लीजिए, डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, आपको इसी प्रोसेस से जाना। और इस प्रोसेस से जाएंगे तो वो वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो विड्रॉल का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ये सिक्योरिटी चेक है। तो ऐसे यहाँ हो रहा है कि डायरेक्ट हम एज के वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते, जब भी करना होगा तो सेटर का यूज करेंगे। डायरेक्ट हम एज को एक्सेस नहीं कर सकते, जब भी एक्सेस करना होगा तो गेटर है। अब गेटर के अंदर जो कोड होगा उसी के थ्रू वह आएगा हमारे पास, वापस इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अगर हम कुछ मैंडेटरी चेक लगा देते हैं तो वो पहले मैंडेटरी चेक पूरे होंगे, उसके बाद डेटा हमारे पास आएगा। नहीं कंप्लीट होगा चेक, फॉल हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा, तो डेटा नहीं आएगा। मतलब डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू। और इसका ये बड़ा रीज़न है कि होता क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस होता है तो हमने बताया कि डेटाबेस से कोई भी डेटा आता है तो वो पहले मेमोरी में आता है, मतलब रैम में, और वहीं एग्जीक्यूट होता है रैम। अब अगर कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मान लेते हैं किसी के अकाउंट में 1,00,000 रुपए है और हम जो ऑब्जेक्ट आया उस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, चेंज कर दिया, हमने उसको 20,000 बना दिया और वो फाइनली जा करके सेट हो गया। भाई उसको क्या पता क्या है, उसको तो नंबर चाहिए, वो तो टाइप चेक करेगा। और वो उसका प्रोसेस चल रहा था, उसी बीच में हमने अपना प्रोग्राम ला करके इंटरप्ट कर दिया। हैकर्स का काम यही है कि वो चलते हुए प्रोसेस के बीच में अपना प्रोग्राम इंसर्ट कर देते हैं, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं प्रोसेस के बीच में। डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, ऐसी बात है, लिस्ट आएगी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। प्रोग्राम हमारा ऑब्जेक्ट बनाता है, अब वो उस वेब एप्लीकेशन है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में आया तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करके निकाल लिए, वहीं से उसी को चेंज कर दिए, और उसके बाद से वापस से वो डेटा डेटाबेस में चला गया, ऑटोमेटिक पता चला वो बैलेंस चेंज कर दिया। तो किसी के अकाउंट में जितना नंबर शो करेगा उतने ही तो पैसे रहेंगे। क्लियर है ना मेरी बात? ऐसा तो है नहीं कि हमने अकाउंट खुलवा रखा है तो हमने 1,00,000 रुपए रखे हैं तो हमारे अकाउंट में 1,00,000 रुपए कैसे जमा होते हैं, कैश तो होता नहीं है, वो तो नंबर होता है। ठीक है, नंबर को चेंज कर पाना आसान है। तो डिजिटल जो है वो कहीं ना कहीं है, डिफिकल्ट है, और फिर ऐसा है रिस्की भी होता है। तो उसको सेफ बनाया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है
वो बन करके आ रहा है किसी एप्लीकेशन के अंदर, कोई एप्लीकेशन बनाया गया है, वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके अंदर डेटा रखता है, और हम हैकर हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना एक नया एप्लीकेशन बना करके उस चलते हुए एप्लीकेशन से डेटा निकाल लें, तो उसके ऑब्जेक्ट से डेटा नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके गेटर सेटर से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके गेटर सेटर को कॉल करेंगे तब वो डेटा देगा, कॉल करेंगे तो वो मैंडेटरी चेक मांगेगा, और आपका चेक अगर फेल हो गया तो डेटा ही नहीं देगा, मॉडिफाई नहीं करने देगा। ठीक है, इसीलिए जावा सिक्योर है। सिक्योरिटी के पीछे कई सारे रीजन है, मतलब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण है जावा के आगे बढ़ने में। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो पाइथन वगैरह इससे बहुत आगे होती, मतलब हैं अभी भी पाइथन ऐसा नहीं है पीछे है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में जावा को सबसे आगे माना जाता है। जावा इसीलिए मार्केट में बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो हम इस एप्लीकेशन को रन करके हम इसको चेक करते हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ पे कॉल लगाना पड़ेगा हमें, ये रहा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो डिलीट का है, फिलहाल के लिए डिलीट को हम बाईपास कर लेते हैं थोड़ा सा। चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ है? हाँ, हमने मेथड बनाया है सो स्टूडेंट, शायद ऐसे करके देखते हैं। ये रहा सो स्टूडेंट इन्फो, इसको हम कॉल करेंगे और यह अपना काम करेगा। हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि यह प्रॉपर कैसे काम कर रहा है, ताकि हमें गेटर सेटर का कंसेप्ट भी समझ में आ सके, एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे बनता है इसके बारे में भी पता चल सके। एप्लीकेशन हमेशा मेन से रन करेगा। मेन हमारा रन हो गया। सबसे पहला काम है, अगर हम सो स्टूडेंट इन्फो को कॉल करें, सपोज हमने क्या किया 4 को कॉल कर दिया, इसने कुछ शो किया, इसने कुछ शो कर दिया, क्या आया, कहाँ गया वो दिखाना चाहते हैं, ये आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों आया? क्योंकि जो हमने एरे बनाया है, हमने यहाँ पर जो एरे बनाया, हमने इसको कहा कि इसके पास 10 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। जब भी कोई एरे बनाया जाता है तो जो उस एरे के अंदर एरे की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब जितने एलिमेंट रख सकते हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। भाई हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रखा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, नल स्टोर होगा। और अगर वहाँ पर नल स्टोर होगा तो उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसलिए दिया क्योंकि हमने उस, जाहिर सी बात है, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया है, क्योंकि एरे के पास तो एलिमेंट है नहीं, मतलब सब कुछ नल है, मतलब 0 इंडेक्स पर भी नल है, 1 इंडेक्स पर भी नल है, 2 पर भी नल है, सब पे नल है। ये चीज़ अगर हम स्टूडेंट को डिस्प्ले कराएं तो देख सकते हैं कि सबके पास क्या है, नल है। और अगर नल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है, अभी हम यहाँ पे चेक करके दिखा देंगे। सिर्फ तब आया है कि हमने क्या किया है, नल से कॉल किया है, यहाँ लिखा ना स्टूडेंट जो नल है, तो यहाँ पे आ गया नल कुछ ऐसे, नल नल डॉट गेट नेम। नल का मतलब ये किसी को रेफर ही नहीं करता है, तो जब रेफर नहीं करेगा तो नेम कहाँ से आएगा, बात समझ आई, उसका नेम ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो गेट नेम के नाम से मेथड ही नहीं होगा उसके पास। इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुई। ठीक है, तो इसका हम एक चेक लगा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लगाया है ना, इसका हम एक चेक लगा सकते हैं। हम इसीलिए हम इसको कम डायरेक्ट हम 4 वाला रन कराएं कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रोसेस हो सकता है। तो हम एक चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं हमारा एरे बना है, टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, हमने ये जो इंडेक्स लिया हुआ है ना, इसको किसी पर्पज से लिया हुआ है, ये बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके पास ये 0 इंडेक्स पर है, ऐसा क्या नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कोड में गड़बड़ कर दिया है, हमको इसको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था। एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग होती है यहाँ पे -1 रखा जाता है, -1 से पता चलता है कि इसके पास अभी कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और जब इसके अंदर ऐड किया जाता है तो इस इंडेक्स को पहले बढ़ाया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको प्लस प्लस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चेक की बारी आई कि अगर मान लेते हैं ये कितना है, ये कब फॉल्स होगा ये देखना है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू -1 है तो ये इसको चलना चाहिए,
अगर इसकी वैल्यू 9 है तो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इसको अगर इसकी वैल्यू 9 है, मान लेते हैं 9 होगी तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस होकर के 10 हो जाएगा, तो 10 इंडेक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, और हम लोग एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे याद आ जाता है कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए। तो हमें इसको कुछ ऐसे चेक करना चाहिए कि इसकी वैल्यू 9 ना हो, 9 से छोटी हो। तो हमने लिखा है स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, मतलब ये 10 है, लेस देन 10 मतलब 9 तक चलेगा। लेकिन अगर हम -1 लगा दें तो अब ये इंडेक्स 8 तक, मतलब ये पहले -1 के लिए चेक करेगा, फिर 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए। ऐसी जब इंडेक्स की वैल्यू 8 होगी तब भी ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 9। और जब इंडेक्स की वैल्यू 9 होगी तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पहले प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सॉरी। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, सॉरी, समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है। हाँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा लेंगे। वो हमने गड़बड़ी दिखाने के लिए किया था कि नल होने से क्या दिक्कत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ हम चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, बराबर है किसके? -1 के। अगर -1 के है तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो एलिमेंट फाउंड, नो एलिमेंट फाउंड, कोई एलिमेंट ही नहीं है। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, जिसका रिटर्न टाइप वाइड होता है ना, इसके लिए हम यहाँ रिटर्न कीवर्ड लगा करके कुछ भी पास नहीं करते, मतलब हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, ये सिर्फ कंट्रोल को वापस भेज देता है। अगर -1 नहीं होगा तब ये चलेगा, अगर -1 होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये लूप को हमको देखना है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 से अधिक है तो ये वहीं तक चले, 0 से चलना शुरू करे और जो इंडेक्स की वैल्यू है वहीं तक चले। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 पे वैल्यू है, तो लेस देन आर इक्वल टू इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स तक चले, उससे ज़्यादा ना चले, क्योंकि उसके आगे तो नल होगा, उसके आगे नल, ना हो गया। अब हम इसको एक बार और कंपाइल करें और रन करें, अब ये प्रॉपर चलेगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ तक हम अनुमान लगाते हैं दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई एक पॉइंट मिस होगा तो देखा जाएगा, प्रोग्राम में बहुत सारे पॉइंट्स मिस होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चौथा नंबर चला लेते हैं, नो एलिमेंट फाउंड, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, नो एलिमेंट फाउंड। इसके बाद कुछ मांग रहा है, टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर। अगर हम 1 प्रेस करें, क्योंकि ये यहीं पे इनपुट मांग रहा था, ये चीज़ बार बार शो करेगी, ये चीज़ बार बार शो करेगी, ठीक है। अब इसमें जगह नहीं है, इस वजह से कंसोल अगर CMD पर रन कराते तो ये प्रॉपर दिखता, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसके साथ? ये गड़बड़ क्यों हो गया, इसका कारण है, ये वाली चीज़ तो हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी। इसको हम 0 पर कुछ भी इनपुट दे देते हैं ताकि ये किसी तरह से बाहर आ जाए, ठीक है। गड़बड़ी हो गई, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ है, जो हम इनपुट दे रहे हैं हमने शायद मैनेज नहीं किया है कहीं, क्या हमने इसको यूज किया हुआ था, इसके अंदर तो कुछ ऐसा कोड था नहीं। यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन तो दिया हुआ है, फिर क्यों दिक्कत आ गई? नेक्स्ट लाइन तो दिया हुआ है, एक काम करें यहीं लगा लें क्या, ये इसको क्लियर ही कर रखे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, कहीं ना कहीं बचा रह जा रहा है, इस वजह से नेक्स्ट लाइन यहाँ लगाने का कोई लाभ नहीं है क्या? कोई सूच को यहाँ भी लगा रखा है, लेकिन इसने पता नहीं क्यों ऐसा किया।
यहाँ की कोई बात ही नहीं। और जो इनपुट दे रहे हैं एक्चुअली में तो हम कहाँ कहाँ दे रहे हैं, दो जगह दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे दे रहे हैं चॉइस के साथ, और दूसरा हम कहाँ दे रहे हैं, अच्छा इसकी साथ, इसकी वजह से शायद दिक्कत हुआ था क्या। ये क्या लिखा है, अपडेट स्टूडेंट, लेकिन ओहो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये जो है यहाँ का नहीं है, कहाँ का है, यहाँ का। ये दिक्कत है, हमने कहीं और लिख दिया ब्रैकेट। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बार चलेगा ये प्रॉपर काम करेगा। इससे छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं, देखते हैं। बड़े प्रोग्राम में जिसमें नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होते हैं उसको हैंडल करने में यही दिक्कत आती है। कुछ लिखे हैं, कुछ छूट गया है किसी कारण से, अब वो बार बार एरर शो करते हैं। देखते हैं इसमें 1 इंटर नेम, मान लेते हैं हमने अभय दिया, फिर एंटर कर दिया, एज दिया 23, एंटर कर दिया, ठीक है। फिर हमने फिर से 1 प्रेस किया, फिर से हम ऐड करना चाहते हैं एक नए स्टूडेंट को, नेम देंगे विनय, एज 30, एंटर कर दिया। 2 स्टूडेंट दे दिया हमने, एक और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आकाश, एज 24, एंटर कर दिया, 3 हो गए। अब हम इसे देखना चाहते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 चूज करना चाहिए। ये रहे नेम एज, ये इनका नेम हो गया और ये इनकी एज हो गई। अब हम यहीं से चाहते हैं अपडेट करना, ठीक है, हम चाहते हैं अपडेट करना। तो अपडेट के लिए ये दूसरा ऑप्शन होगा, इसको एंटर करेंगे तो ये बोलेगा इंडेक्स नंबर। तो 0 इंडेक्स पर अभय है और 1 पे क्या है, विनय है, आकाश है। हम 0 इंडेक्स वाले को चेंज करना चाहते हैं, तो हमने एंटर किया। अब इसने अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ये रन करने पे पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, एक बार और चेक करते हैं। तो कहाँ पे आया, जो हमने अपडेट का कोड चलाया यहाँ पर ये xc.next int चला था, तो इसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। यानी इसका मतलब हमें यहाँ पे इस कोड को रन कर लेना चाहिए sc.next line, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकल में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ बच्चे नहीं समझ पाते वहाँ दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एक बार और रन करते हैं इसको, ठीक। हमने क्या किया, 1 प्रेस किया, अभय ABHAY अभय, और इसकी एज हमने दे दी 20। एक और स्टूडेंट विनय, और इसकी एज 23 ईयर्स। फिर एक और स्टूडेंट हम एंटर करना चाहते हैं, आकाश, और इसकी 24 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, तीनों स्टूडेंट शो हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर 0 देंगे, तो हम, अच्छा फिर से ऐसे चल गया, ऐसा क्यों, यहाँ पे बफर क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो रहा। बफर क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मेथड चल जा रहा है ना, सॉरी हमने गलती किया, पता है क्या, हमने गलती किया, हम ध्यान नहीं दिए, बिग मिस्टेक। क्योंकि ये जो है ये जैसे ही यहाँ पे रीड कर रहा है उसके बाद तो ये मेथड को कॉल कर ले रहा है, ये वाला तो चलेगा ही नहीं, ये तो बाद में चलेगा, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। कंट्रोल ऑफ एक्स, सॉरी इससे कोई मतलब नहीं है, हमको यही लगाना चाहिए कि ये पहले ही इसको क्लियर करके देख ले, ठीक है, क्लियर करके देख ले। इसीलिए कभी भी जो चेक लगाने होते हैं वो सबसे अच्छा तो यही लगाया जाए जहाँ पे प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम अराइज हो रही है, वहाँ पे लगाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। इसको फिर से हम करते हैं, एक बार और करेंगे। 10:42, बहुत टाइम ले लिए हम, कल स्कूल भी तो जाना होगा ना, बहुत टाइम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अच्छा और एक बच्चा था सोते सोते। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब है एज 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1 विनय,
एज 22 ईयर्स, और फिर आकाश एज 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इंडेक्स नंबर 0 ठीक। नेम देते हैं, इंडेक्स नंबर 0 पर जो नेम है उसको हम चेंज करेंगे। तो जो अभय है उसके जगह पे हम विकास करने वाले हैं, विकास, और इसकी एज 26 ईयर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो ये चेंज्ड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब ये कब तक हाँ, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कब तक रहेगी, जब तक कि यह प्रोग्राम रन करता रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम को हम टर्मिनेट करेंगे डेटा भी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरे हमारा है, एरे कैसा है, एरे मेमोरी में डेटा रखता है। मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो ये रैम के अंदर डेटा रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम हटाएंगे रैम से ये पूरा इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगा। अब इसी को परमानेंट रखने के लिए या तो फाइल में रखते हैं या डेटाबेस में रखते हैं, दो तरीके हैं। डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू फाइल। फाइल में डेटा रखेंगे तो डेटा को रीड भी करना होता है। अब फाइल में तो हम खुद से रखेंगे डेटा, अपने तरीके से डेटा रखेंगे, अपने तरीके से रीड करेंगे। और डेटाबेस में क्या होता है, वो डेटाबेस का पूरा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिट्रीव कराता है, डेटा को अपडेट डिलीट ये सारे काम वो कराता है। इंटरनली वो भी फाइल मैनेज कर रहा है, क्योंकि वो भी तो सॉफ्टवेयर है, बनाया गया होगा या तो पाइथन से बनाया गया होगा या जावा से बनाया गया होगा या C++ किसी न किसी लैंग्वेज से बनाया गया होगा। तो उसके बैकग्राउंड में भी ऐसी कोड चल रहा होगा, बस ये है कि वो फाइल में स्टोर करता होगा और वो फाइल हमें दिखता नहीं है। तो सबको तो कन्वीनियंट चाहिए, फाइल में डेटा रखना, उसको मैनेज करना बड़ी मुश्किल काम है। ये जो हमको इतना स्ट्रक्चर्ड वे में दिख रहा है ना, इस तरीके से इंडेंटेशन हम पढ़ ले रहे हैं, फाइल में एक्चुअल में ऐसे सेव नहीं होता होगा, इंटरनली किसी और तरीके से होता होगा, हम समझ ही नहीं पाए। मतलब रैंडम हो जाता है और ये एक ही लाइन में हो जाता है, ऐसे सब एक लाइन में दिखेगा प्रोग्राम। जब किसी आईडी से प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसकी फाइल में प्रोग्राम बड़े अजीब तरीके से होते हैं। ये तो ब्लूजे है कि अपने फाइल को मैनेज करता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अगर हम इसकी फाइल ओपन कर लेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। इसकी ये प्रोजेक्ट है ना, और इसकी ये फाइल है, सेल फाइल सब बनी हुई है, ये जावा फाइल है, ये ऐप के नाम से। इसको हम ओपन करेंगे तो ये नोटपैड से ओपन हो जाएगा। देखा जाए नोटपैड पे कैसा दिखता है, ये है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन यही एक हैवी आईडी से हम लोग देखे हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो वगैरह से देखे हैं, उसमें क्या होता है, नेटबीन्स से देखे हैं कोड, एक लाइन में लिखा रहता है पूरा, ऐसे लाइन चेंज कर करके फिर स्पेस टैब दे करके नहीं लिखा रहता है, वो पढ़ ही नहीं मिलता लिखा क्या है। और लिखा यही है, सब कोड है। अगर हम ये पूरा कोड एक लाइन में कर देंगे तब भी हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम दिखाना चाहें कोड तो हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम गूगल की ये वेबसाइट है, इसका हम सोर्स कोड चेक कर सकते हैं, ये तो बड़े प्रॉपर मैनर में लिखा है। कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपर मैनर में दिखते नहीं। देखा जाए थोड़ा सा हम चेक करें क्या ऐसा है क्या। लिंक्डइन की जरा चेक करें, देखिए लिंक्डइन कैसे बनी हुई है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे कोड ऐसे देखे हैं, jQuery वगैरह के कोड देखे हैं, बिल्कुल एक लाइन में रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि लिखा क्या है। इन्होंने कैसे रखे हैं, है कुछ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ क्या ज़्यादा ठीक है। एक एक चीज़ें दिख रही हैं इस तरीके से, मतलब प्रॉपर करके लिखा गया है। लेकिन हमने ऐसे भी कोड देखे हैं जो सब एक लाइन में लिखे रहते हैं, पढ़ ही नहीं मिलता कि क्या लिखा है, खोजते रह जाएंगे लेकिन कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई हम jQuery की फाइल रीड कर लें, jQuery की देखें तो, या jQuery QUERY jQuery फाइल अगर होता तो jQuery की फाइल बड़े अजीब टाइप की दिखती है। डाउनलोड jQuery, रिलीज CDN ये सब है, तो वो सब कोड पढ़ नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा काम ये है कि हम लोग जितना प्रोग्राम पढ़े हैं उसको समझ में आए। ये तो स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है।
ये मैनेजमेंट है, मैनेज करने का तरीका है, शायद इसमें हो, नहीं इसमें भी उन्होंने ठीक ठाक रखा हुआ है वेबसाइट पे। जैसे लेटेस्ट अब जितने आ रहे हैं वो ऐसे प्रॉपर लिख करके आते हैं ताकि समझ में आ सके, कम से कम प्रोग्रामर को आसानी हो सके। अब ऐसे आईडीज बन रहे हैं, पहले तो बहुत दिक्कत थी। ठीक है, ये गेटर सेक्टर का कंसेप्ट पकड़ में आया, क्या चल रहा है इनके साथ? ठीक है, सॉरी। हेलो, हेलो, सॉरी। क्या हो गया भाई? हेलो, आवाज जा रही है क्या हमारी? नहीं जा रही है? What happened?